नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सीएम योगी ने रातों रात पूजा करा दी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं अब मंदिर हो गया है क्या, आज इसके बारे में बात होगी। ज्ञानवापी में मुलायम राज में लगा ताला 31 साल बाद योगी राज में खुला तो क्या क्या हुआ है, आज एक एक तस्वीर एक एक डिटेल दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। ज्ञानवापी में पूजा की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर कहीं कहीं दिल जले तो कहीं खिल उठे दिल, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष और ओवैसी के पास ज्ञानवापी में पूजा रोकने का क्या प्लान है, कल बनारस में क्या होने वाला है, कल जुमे की नमाज के पहले आज मुस्लिम संगठनों ने क्या चर्चा की है, इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। फिर बात होगी झारखंड की। सुरेन जेल में है, लेकिन क्या बिहार के बाद अब झारखंड में सरकार गिरने वाली है? झारखंड में सरकार बनाने का नंबर किसके पास है? राज्यपाल क्या करने वाले हैं? आज पूरा गणित आपको समझाऊंगा। सुरेन के जेल जाते सरकार के 4 विधायक कहां गायब हो गए, इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। और फिर आपको दिखाऊंगा वो राजा जिसके पास भारत के बजट से भी ज्यादा पैसा है। आज ही बजट आया ना बॉस, जितना बजट में पैसा सरकार खर्च करने वाली है उससे ज्यादा पैसा रखने वाला राजा कौन है? वो भारतीय सैनिक जिसके पिता लाखों करोड़ के राजा बन गए हैं, आज उनका भी चैप्टर है। और आखिर में किस्सा अनसुना, जब अविवाहित पर टैक्स लगा और शादीशुदा को टैक्स में छूट मिली, वो अनसुना किस्सा भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की खबरों का जल्दी से रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। टैक्स स्लैब में बदलाव के लिए अब पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा जब नई सरकार बन जाएगी। अंतरिम बजट से सरकार ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे और जुलाई में उन्हीं की सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट में ऐलान किया गया कि सरकार मिडिल क्लास के लिए एक विशेष हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी। इस स्कीम के तहत किराएदार, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गियों और चौल में रहने वाले लोग अपना घर खरीद पाएंगे। गांवों के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का भी ऐलान किया गया। देश में 1 करोड़ घरों में सरकार सोलर पैनल लगाने जा रही है। इससे हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। हर घर का सालाना 15 से 18 हजार रुपए बचेगा। एक हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था, जो ऊर्जा के मामले में हर घर को आत्मनिर्भर बनाएगी। देश की हजारों आशा और आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा, जिससे वो अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सके। बजट में यह भी ऐलान किया गया कि सरकार का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए लोन दिया जाता है और कारोबारी बनाया जाता है। अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड 11% बढ़ा दिया गया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में लक्षद्वीप समेत दूसरे आइलैंड्स में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। टूरिस्ट फैसिलिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए एक्वा कल्चर और मैरीकल्चर प्लान भी शुरू किया जाएगा। मरीन टूरिज्म बढ़ने से रोजगार भी जनरेट होगा। फरवरी के पहले दिन जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर जोरदार बर्फ गिरी। जम्मू में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए। अभी अचानक यहां जो लोग सोच रहे थे कि अब ठंड जाने वाली है, दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हुई, तो वो कहां से आ रहा है इफेक्ट, वो आप समझिए। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। सीएम योगी ने रातों रात कैसे पूजा कराई और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं अब मंदिर हो गया है क्या? ज्ञानवापी में मुलायम राज में लगा ताला 31 साल बाद योगी राज में खुला तो क्या क्या हुआ? ज्ञानवापी में पूजा की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर कहीं दिल जले कहीं खिल उठे। और मुस्लिम पक्ष और ओवैसी के पास ज्ञानवापी में पूजा रोकने का क्या प्लान है? कल जुमे के दिन बनारस में क्या हो सकता है? आज सबसे पहले इसी का चैप्टर।
ज्ञानवापी में रातों रात बड़ा खेल हो गया बॉस। रातों रात वहां पूजा हो गई। अभी कोर्ट ने फैसला ही सुनाया था और कहा था कि भाई हफ्ते भर का वक्त है, आप पूजा पाठ का वहां इंतजाम कीजिए। यहां रातों रात पूजा हो गई बॉस। सुबह लोग उठे तो बोले अरे बॉस ये क्या खेल हो गया। लोग कहने लगे कि ज्ञानवापी अब मस्जिद नहीं मंदिर हो गया। मंदिर वहां था और अब वहां है, ये लोग मानने लगे। 31 साल पहले मुलायम सिंह के राज में जो ताला लगा था वो योगी आदित्यनाथ के राज में रातों रात खुल गया। जो ताला 31 साल लटका रहा वो कोर्ट का आदेश आते योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में उतार दिया और फेंक दिया और वहां पूजा पाठ शुरू करा दी रातों रात। ये होता है क्विक एक्शन और ये अपनी मर्जी से नहीं। मुलायम सरकार में तो ताला बिना कोर्ट के आदेश के लटका दिया गया था ज्ञानवापी में, लेकिन योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश आने के बाद अपना धर्म निभाया और जो कोर्ट ने कहा वो करके दिखाया। वाराणसी कोर्ट ने कल ही आदेश दिया था कि ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा की जाए। इसकी व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन योगी सरकार ने कल का दिन खत्म होने से पहले ही पूजा की व्यवस्था करवा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इसीलिए लोग योगी मॉडल की बात करते हैं बॉस। कोर्ट ने कहा करके दिखा दिया, ये नहीं कि है वो क्या कहेगा वो क्या करेगा, आदेश है करो। आप देखिए कि ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी का तहखाना कैसे हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। कई लोग तो पहली बार देख रहे होंगे। ये व्यास जी का तहखाना है जो ज्ञानवापी परिसर है जहां मस्जिद बना दी गई, वहां पर यह तहखाना मौजूद है। इस दौरान ज्ञानवापी के अंदर सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए थे। ज्ञानवापी के बाहर भोले के भक्तों का तांता लग रहा है। 31 साल बाद पूजा की इजाजत मिलने की बड़ी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने मिठाइयां बांट दी। वहां पर हर हर महादेव के नारों से पूरा ज्ञानवापी गूंज उठा। ज्ञानवापी के तहखाने में जिन मूर्तियों की पूजा हो रही है, ये देखिए वहां लोग कैसे मिठाई खिला रहे हैं। अब जरा इन मूर्तियों को देखिए जिनकी पूजा हुई है। तहखाने में बजरंग बली रखे हुए हैं, भगवान शंकर मौजूद हैं। इसके अलावा गौरी गणेश की प्रतिमा की वहां पूजा अर्चना हो रही है। ये देखिए, ये व्यास जी के तहखाने के अंदर सारी मूर्तियां और उनकी पूजा, ये वही मूर्तियां हैं जो एएसआई के सर्वे के दौरान मिली थी। ये वही मूर्तियां बताई जा रही हैं जिनकी पूजा व्यास परिवार आज से नहीं बॉस, आज से नहीं 500 साल पहले से करता आया है। लेकिन सवाल यह है कि एक रात में यह सब कैसे हुआ। आपको यह भी बताता हूं। 31 जनवरी दोपहर 3 बजे कोर्ट का आदेश आया और तहखाने में पूजा की मंजूरी मिली। यह 31 तारीख को 3 बजे हुआ। 1 फरवरी को रात 12:15 बजे नंदी जी के सामने की जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई। 15 मिनट बाद 12:30 बजे गंगा जल से तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। 12:50 रात में तहखाने में पूजा पाठ शुरू। रात 1:40 पर सभी मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा पाठ चला। सुबह 4 बजे व्यास जी के तहखाने में मंगला आरती हुई। कहीं कोई हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्वक काम होता रहे, इसे सुनिश्चित करने की व्यवस्था योगी राज ने कर। जैसे ही वाराणसी कोर्ट का फैसला आया उसके फौरन बाद ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई क्योंकि भाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सबको पसंद आए जरूरी तो नहीं, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मस्जिद परिसर में दर्जनों मजदूर पहुंचे। आधी रात नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटाई गई। 3 फीट चौड़ा 6 फीट ऊंचा वहां दरवाजा लगाया गया। मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने तहखाने की सफाई की, गंगा जल से धोया गया उसको। पुलिस कमिश्नर, डीएम, मंडल आयुक्त वहां पर उस दौरान मौजूद रहे। यानी योगी सरकार का आदेश था कि बॉस अपने सामने खड़े होकर यह पूजा कराइए और कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। ज्ञानवापी में सिर्फ पूजा ही नहीं हुई बल्कि विधि विधान के साथ 5 समय की आरती का टाइम भी फिक्स कर दिया गया। अब आप सुनिए, लोग कह रहे हैं पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे होगी, जिसे मंगला आरती आप कहते हैं। दोपहर 12 बजे भोग लगेगा। शाम 4 बजे आरती हो रही है। शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। रात 10:30 बजे सोने से पहले पूजा और आरती का प्रावधान रखा गया है। यानी 5 टाइम वहां पर आरती होगी। इधर तहखाने में पूजा शुरू हुई और उधर मुस्लिम पक्ष में बेचैनी बढ़ गई।
मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा और उसके बाद आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। दिल्ली में हुई मुस्लिम संगठनों की बैठक में जमीयत उलमाए हिंद से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शामिल हुए। इस बैठक में AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी भी शामिल थे। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर और मलिक मोहताशीम भी मौजूद रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी भी यहां पर बैठे हुए। बैठक में क्या फैसला हुआ, क्या चर्चा हुई, इसके बारे में मुस्लिम संगठनों ने अभी कोई जानकारी नहीं दी। पूछने पे कह रहे हैं कि कल बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। लेकिन इस बीच आगे की बातें आपको बताऊं उससे पहले ज्ञान वापी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शुक्रवार को यानी कल वाराणसी बंद का ऐलान कर दिया है अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि कल बनारस बंद रहेगा। तहखाने में पूजा के विरोध में इस बंद का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आप सोचिए, कोर्ट के आदेश पर वहां पूजा हो रही है तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि कल वहां पर हम बंद करेंगे बनारस को, और कल जुमा भी है, इसलिए चिंता भी है लोगों को कि वहां क्या स्थिति बनेगी। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त सीधे बनारस से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जब कोर्ट के आदेश पर यह पूजा पाठ हो रहा है तो वहां इस बंद का ऐलान क्यों किया गया है? प्रशासन क्या इस बंद को इजाजत दे रहा है कि हां ठीक है आप बंद करवाइए? और वहां माहौल क्या है, तनाव है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी भले ही कोर्ट के इस आदेश के बाद हाय तौबा मचा रहा हो, लेकिन जो बनारस है वो इस वक्त बम बम बोल रहा है। रात के लगभग 9:15 बज रहे हैं और इस वक्त मैं वाराणसी के लहुराबिल इलाके में हूं और यहाँ पर किस तरीके से शिव भक्तों की जो भीड़ है वो साफ तौर पे नजर आती है। और कहीं भी जो लोग हैं किसी उनके चेहरे पर किसी तरीके का जो तनाव है वो नहीं झलक रहा है, बल्कि जो लोग हैं वो इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया और उस आदेश की जो तामील कराई गई उससे जो शिव भक्त है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के साथ साथ जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कोर्ट के आदेश को एक तरीके से बेनामी बता रहा था। उसका कहना था कि कोर्ट का जो ये आदेश है वो कहीं ना कहीं जो उनका हक है उसको मारने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो इस आदेश के बाद से आशुतोष, क्या इस बंद को सरकार कह रही है कि हाँ बंद कर सकते हैं? देखिए, अभी इस बाबत तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हमारी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन है उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, कल बनारस बंद का ऐलान किया गया है और वाराणसी के जितने भी मुस्लिम इलाके होंगे वहां पर जो प्रतिष्ठान होंगे वो बंद रहेंगे। चूंकि कल जुमा होगा, कल जुमे का दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो मुसलमान होंगे वो मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए आएंगे। लिहाजा ऐसे में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से इस बात की अपील, जल्दी से आपके आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, उनसे पूछिए कल जो इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है बनारस में, इन लोगों का रिएक्शन क्या है? ये बताइए कि एक तरफ तो ज्ञानवापी के अंदर जो तहखाना है वहां पर शिवलिंग, जो वहां पर पूजा पाठ शुरू हुई, लेकिन ये बात नागवार गुजर रही है अंजुमन इंतजामिया कमेटी को और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने शुक्रवार को बंद का ऐलान किया। इसे किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अंजुमन इंतजामिया जो है बिल्कुल गलत बात कर रही है। सन 1991 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक मौखिक आदेश दे करके उस तहखाने को बंद कराने का आदेश दिया था। मैं जो हमारे माननीय जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश जी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला देता है वो सबूतों के आधार पर रहता है, उसमें जितने भी सबूत मिले वह उसमें मंदिर लोगों की भी राय लेंगे। लेकिन फिलहाल पाठशाला में आगे दर्शकों को बताते हैं, ज्ञान वापी में पूजा तो शुरू हो गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले को रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा रहा। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका लगाई। अगले 15 दिनों के लिए तहखाने में पूजा पाठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। इसकी तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए, इसलिए 15 दिन तक पूजा करने के फैसले पर स्टे लगा दिया जाए। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत
8 फरवरी को अब सुनवाई करेगा। यानी मुस्लिम पक्ष हर प्रयास कर रहा है कि कैसे ये पूजा रुकवा दें। अब रुकेगा, पूजा हो गई बॉस, अब क्या। कल रात 12 बजे के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा हुई और मुस्लिम पक्ष ने दिन निकलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया। आज सुबह 3:30 बजे, आप सोचिए, रात में, सुबह क्या, रात कहिए, रात 3:30 बजे उठ के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास भागा भागा पहुंचा। यह सर रोकिए, ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी पर जिला अदालत के फैसले का विरोध किया। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के बारे में बताया। सुबह 4 बजे केस की फाइल देखने के बाद, बताइए, चीफ जस्टिस को ये लोग सुबह 4 बजे उठा दिए। तो उन्होंने भी फाइल देखी, तो उन फाइल देख के कहे कि सुनिए, आप लोग जाइए, हाई कोर्ट जाइए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो कोर्ट के फैसले का आधार नहीं समझ पाए कि कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला दिया। अरे बॉस, जब आपको सबूतें नहीं दिख रहा है तो आपको आधार समझ में आएगा। एक बार सुनिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं। हाँ। मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल है? माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया ही। ये सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है। हाँ। मजार शरीफ का, हाँ। जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। जो लोग आज पूछ रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और तुरंत इतना जल्दी वहां पूजा कैसे करवा दी गई, उन लोगों ने कभी यह नहीं पूछा कि इसी व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा चलती थी। किसी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि वहां ताला लटका दीजिए, और मुलायम सिंह की सरकार ने ताला लटकवा दिया और कोई हिंदू पक्ष कुछ ना कर सका। तब किसी ने नहीं कहा कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के ताला कैसे लटक गया बॉस, जब वहां पूजा चल रही थी। और आज कोर्ट के आदेश के बाद ताला उतर गया तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। अरे बॉस, कभी नहीं समझ में आएगा। जो नहीं समझना चाहता है ना, उसको सब देख के भी नहीं समझ में आता। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू पक्ष तो इस फैसले को लेकर इतना इमोशनल है, इतना उत्साहित है कि वाराणसी में कुछ लोगों ने ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले साइन बोर्ड से मस्जिद शब्द को ही हटा दिया और उसकी जगह मंदिर चिपका दिया वहां पर। ये देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ था, वहां ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी टेंपल, ऊपर से कागज चिपका दिया लोगों ने। भाई उनका इमोशन है, उनको लग रहा है कि अब वहां पूजा हो ही गई। तो कई मुसलमान और जानकार कहते हैं कि भाई जहां पर मस्जिद है वहां पूजा नहीं हो सकती। तो पूजा हो गई, मंदिर के सबूत मिल गए, तो फिर उनको लग रहा है कि अब तो हो ही गया मंदिर, अब क्या मस्जिद। ये लोगों का सेंटिमेंट है। अभी हालांकि फैसला कोर्ट को देना है, लेकिन कोर्ट में से पहले लोगों का जो अपना अंदर का फैसला है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। उधर ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद वहां पर भक्तों ने दर्शन करना भी शुरू कर दिया। पूजा शुरू होने के बाद जो भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं वो इतने खुश हैं कि शब्दों में अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहे। सुनिए दर्शन करके लौटे भक्तों ने क्या कहा। तो एक विशेष, यानी कि क्या कहा जाए, एक ऐसी ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न है कि 31 साल का जितना वो था वो सारा सब खत्म होकर उस ऊर्जा के आगे और विश्वेश्वर के ऊर्जा से वो तहखाना दे दीप्यमान है। और दर्शन करने के बाद हम तो यही मानते हैं कि आज कई जन्मों का आज हमारा पुण्य जो था उसका फल आज प्राप्त हुआ। जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, उसी तरह जैसे लगता है तहखाना में हमारे बाल रूप भोले बाबा विराजमान हो गए। इतनी खुशी हमको हुई, जो 92 दिन हम लोग सरे में उसमें जो नज़ारा देखे थे, उसके बाद आज हम लोग इतना अनुभूति हुआ कि हम आपसे क्या कहेंगे। बहुत हम खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वो नंदी जी के सामने की वो तस्वीरें, बैरिकेडिंग देखा? हाँ, देखा। देखा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी कि इतना जल्दी ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हो जाएगा? नहीं, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ। हाँ, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा काम हुआ और फटाफट हुआ है। दरअसल ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही कमाल है, जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 9 दिन के अंदर ही ज्ञानवापी में भी पूजा पाठ शुरू हो गए। क्योंकि योगी जो वादा करते हैं उसे करने की पूरी प्लानिंग बनाते हैं, गलतियों की गुंजाइश खत्म कर देते हैं
और कानून के दायरे में रहते हुए एक्शन लेते हैं। यही वजह है कि जैसे ही वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश आया, वाराणसी का पूरा प्रशासन लखनऊ से मिल रहे ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा और रात होते होते ज्ञानवापी में पूजा की तैयारी पूरी कर ली। आपको यह तस्वीर देखना भी जरूरी है। यह ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने का वही गेट है जिसे खोलने का आदेश वाराणसी जिला कोर्ट ने कल दिया। तहखाने का यह गेट नवंबर 1993 में तब की मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। मौखिक आदेश पे बंद हो गया, जिसके बाद से व्यास जी के तहखाने में गौरी गणेश की पूजा भी बंद हो गई और अब यही गेट सीएम योगी के कार्यकाल में कोर्ट के आदेश के बाद खोला गया। जब व्यास जी के तहखाने का यह गेट खोला गया तब अंदर का क्या हाल था वो आपको दिखा रहा हूं। 31 साल से बंद यह तहखाना बहुत जर्जर हो चुका था। अब यहां एक बार फिर गौरी गणेश विराजमान है, पूजा पाठ हो रही है। व्यास परिवार भी इस फैसले से बहुत खुश है। सुनिए व्यास परिवार के लोग क्या बता रहे हैं। वह गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया वहाँ भूमि को। तो उसके बाद तो छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर पूजा पाठ हुई और आपके साथ और कितने लोग मौजूद थे? कौन कौन लोग मौजूद थे? पूजा हुई समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर मुथा जैन थे अधिकारी जो जिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है और मंदिर के अधिकारी थे, ये सब लोग वहाँ पर। 31 साल बाद आप लोग को पूजा पाठ का फिर से अधिकार मिला है, क्या कहेंगे? कितना भावुक कर देने वाला ये पल है? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को वहाँ जाने का बाबा के सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ और ये हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी का तहखाना सालों से बंद है। इस तहखाने को बंद करने के पीछे का इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में 1993 तक 1993 तक प्रतिदिन पूजा होती थी। तहखाने में 121 ब्राह्मण प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे। व्यास परिवार के सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने तहखाने में पूजा बंद करवाई थी। साथ ही पूजा करने वाले पुजारियों को भी वहां से हटा दिया गया। 1993 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने सोमनाथ व्यास को तहखाने में जाने से रोक दिया। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने तहखाने पर ताला लगा दिया। सोमनाथ व्यास ने भी गेट पर अपना एक ताला लगा दिया। उसके बाद 1996 में तहखाने के कोर्ट कमीशन से सर्वे की बात शुरू हुई। तब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। सर्वे टीम जब वहां पहुंची तो तहखाने पर 2 ताले लगे हुए थे। प्रशासन ने ताला खोलने से इनकार कर दिया कि भाई ये ताला खोलने का आदेश नहीं है। लगाने का आदेश कोर्ट से नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता था। हटाने के लिए इन लोगों को कोर्ट से आदेश चाहिए। नहीं हटाए तो सर्वे नहीं हो पाया। व्यास परिवार का कहना है कि 1993 में मुलायम सरकार ने बिना किसी सरकारी लिखित आदेश के ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा बंद करवाई और यही बात हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी कह रहे हैं। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 1993 में हुई गलती को अब जाकर 31 साल बाद ठीक किया गया। व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। ज्ञानवापी के तहखाने में नियमित पूजा का आदेश देने वाले वाराणसी जिला अदालत के जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो। 31 जनवरी को ज्ञानवापी में तहखाना खोलने और पूजा का आदेश देने के बाद डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हो गए। यानी उनके करियर का यह आखिरी फैसला सुनाए शायद कि वहां पर पूजा कीजिए, जाइए पूजा कीजिए, और उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा कराने का आदेश जज अजय कृष्ण विश्वेश का आखिरी आदेश था। इस फैसले के बाद कोर्ट में ही जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश को विदाई दी गई।
अजय कृष्ण विश्वेश की वाराणसी जिला जज के तौर पर पोस्टिंग 21 अगस्त 2021 को हुई। यानी जज साहब जाते जाते एक ऐसा फैसला सुना कर गए जिससे कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। ज्ञानवापी केस में डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वाराणसी में ज्ञानवापी के मुद्दे पर लगभग सारी सुनवाई उन्हीं के अदालत में हो रही है। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर अहम फैसले दिए, जैसे ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश अजय कृष्ण जी ने ही दिया। एएसआई सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपने का फैसला उन्हीं का था। ऑर्डर 7/11 पर फैसला दिया था, यानी श्रृंगार गौरी के मामले की पोषणीयता पर फैसला भी इन्होंने ही सुनाया था। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश हरिद्वार के रहने वाले हैं। 1990 में जुडिशियल सर्विस में एंट्री ली थी और पहली पोस्टिंग कोटद्वार में हुई। उसके बाद 34 साल तक अलग अलग जिलों में काम किया और अब ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक फैसला देने के बाद उनका रिटायरमेंट हो चुका है। यानी ज्ञानवापी में तो अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जा रही है, लेकिन झारखंड में अभी भी बहुत कुछ साफ होना बाकी। पाठशाला में अब अगली क्लास। सोरेन जेल में है। बिहार में के बाद झारखंड में अब सरकार गिरने वाली है क्या? झारखंड में सरकार बनाने का नंबर किसके पास है? राज्यपाल क्या करने वाले हैं? सोरेन के जेल जाते सरकार के 4 विधायक कहां गायब हो गए? अब इसका चर्चा। इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बॉस बिहार के बाद क्या अब झारखंड में भी कोई खेला होने वाला है क्या? क्या झारखंड में भी बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? क्या झारखंड में भी इंडी गठबंधन की सरकार गिरने वाली है क्या? यह सवाल सबके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि झारखंड में इस वक्त की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर जेल जा चुके हैं। जिन चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के बाद विधायक दल का नेता चुना गया, उन्होंने सरकार बनाने का दावा तो पेश किया, लेकिन उनके दावे को अब तक राज्यपाल ने ना तो स्वीकार किया है ना उसको खारिज किया है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए फिलहाल कोई टाइम भी नहीं दिया गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि राज्यपाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चंपई सोरेन के पास नंबर है? क्या जेएमएम के विधायक टूटेंगे, कांग्रेस के टूटेंगे, बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार बना लेगी? क्या होगा? दसियों सवाल है और इस चैप्टर में मैं आपको पूरा गणित समझाऊं। लेकिन अब इसे इस तरह से आप समझिए कि जो सीएम थे वो इस्तीफा देके जेल चले गए, जो सीएम बनने वाले हैं वो अभी वेटिंग में हैं। यानी टेक्निकली झारखंड अभी बिना किसी मुख्यमंत्री के चल रही है सरकार वहां। आज चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलने तो गए थे, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि राज्यपाल के यहां से चंपई सोरेन खाली हाथ लौटे। चंपई सोरेन अपने साथ इंडी गठबंधन की पार्टियों के एक नेता भी ले गए थे, जिससे वो ये राज्यपाल को दिखा पाए कि गठबंधन उनके साथ है, उनके पास पर्याप्त नंबर है। लेकिन राजभवन से निकलने के बाद उन्होंने जो कहा, उससे लगता है कि अभी झारखंड में बहुत खेल बाकी है। सुनिए चंपई सोरेन को, जिन्हें हेमंत सोरेन अपनी गद्दी देकर जेल चले गए, वो राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बोल रहे हैं। जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि और राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। यानी अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि राज्यपाल ने इन्हें बुलाया क्यों नहीं और बुलाएंगे भी या नहीं। लेकिन नंबर गेम क्या है, झारखंड का गणित क्या कह रहा है, अब आपको जरा वो भी समझाता हूं कि क्या झारखंड में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्या वहां पर इंडी गठबंधन की सरकार गिर सकती है। अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो आपको खेल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझ में आएगा। झारखंड में कुल सीट जो है विधानसभा के अंदर, वो कुल सीट बैठती है 81 और बहुमत कितने पर मिलता है, यानी अगर आपको सरकार बनानी है तो आपके पास इन 81 में से 41 विधायक होने चाहिए। अब किसके पास कितने हैं? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम, हेमंत सोरेन की पार्टी, उनके पास 29 विधायक हैं। हेमंत सोरेन तो चले गए जेल। अब कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, 17। सीपीआई एमएल, इनके पास कितना विधायक है? इनके पास 1 विधायक है। लालू जी की पार्टी आरजेडी, इनके पास भी 1 विधायक है। यानी इन सब को अगर आप मिला दीजिए तो इस गठबंधन के पास 48 विधायक हैं, जो 41 से 7 सीट ज्यादा है, बहुमत से 7 ज्यादा। अब आपको अगर यह लग रहा है
कि जब इंडी गठबंधन के पास नंबर है ही तो फिर झारखंड के राज्यपाल देरी क्यों कर रहे हैं? इंडी गठबंधन यह सवाल भी पूछ रहा है कि अभी जब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हुए और बीजेपी के साथ चले गए तो 5 घंटे के अंदर उन्हें सरकार बनाने के लिए बुला लिया बिहार के राज्यपाल और बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण हो गया। यही झारखंड में क्यों नहीं हो रहा बॉस? वो पूछ रहे हैं। और वो भी तब जब जेएमएम के चंपाई सोरेन के पास ऑलरेडी नंबर है, वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास नंबर है, तो राज्यपाल क्यों नहीं बुला रहे झारखंड में? जेएमएम तो ये दावा कर रही है कि उसके पास नंबर है। राज्यपाल को जो लेटर भेजा गया है उसमें 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। लेकिन यहां पर झोल भी है, क्योंकि राज्यपाल के पास सवाल होगा कि जो नंबर पेपर पर दिख रहा है, भाई आपने लिख के दिया कि मेरे पास 47 है, लेकिन क्या वो वाकई सही नंबर है या नहीं, यही तो राज्यपाल को देखना होता है। क्योंकि इंडी गठबंधन ने दावा किया कि उनके पास 47 विधायकों का सपोर्ट है, लेकिन जो कागज राज्यपाल को सौंपा गया उसमें उस लेटर पे साइन 43 विधायक का है। तो बॉस आप बोल रहे हैं 47 है, साइन 43 का है, यह कैसे हो रहा है? और बहुमत के आंकड़ा 41 से यह सिर्फ 2 ज्यादा है। बताया जा रहा है कि जेएमएम के कम से कम 4 विधायक ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जो आउट ऑफ रीच बताए जा रहे हैं, तभी उनका शायद सिग्नेचर नहीं। इनमें लोबिन हेब्राम का नाम है, रामदास सोरेन है, चामरा लिंडा का भी नाम है। ये अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते भी रहे। ये भी खबरें चल रही हैं कि हेमंत सोरेन के बाद सीएम कौन बने, इसे लेकर जेएमएम में बड़ी खटपट हो चुकी है। इंडी गठबंधन ने झारखंड में अपने 43 विधायकों की परेड कराई और उनसे खुद काउंटिंग भी करवाता हुआ एक वीडियो डाला, जिसमें विधायक अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करके गिनती कर रहे हैं कि देखिए हम लोग 43 विधायक। जरा एक बार ये वीडियो देखे, बड़ा इंटरेस्टिंग में है, बीच में ये लोग गिनती भी गड़बड़ा दी है। सुनिए एक बार, देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 चंपाई सोरेन जो है एकदम मस्त, एकदम खुश हैं। यार देखा 43 गिनवा दिया, बीच में थोड़ी काउंटिंग गड़बड़ाई, लेकिन उससे क्या, राज्यपाल के सामने काउंटिंग ठीक रहनी चाहिए और आखिर तक काउंटिंग ठीक रहनी चाहिए। लेकिन विधायकों की इस काउंटिंग का वीडियो देखने के बाद बीजेपी ने कहा कि आज की तो परेड हुई, उससे लगता है जेएमएम में टूट पड़ गई, क्योंकि विधायकों की परेड के वक्त जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन नहीं, विधायक सीता सोरेन नहीं, बसंत सोरेन भी नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया है। तो विधायकों की बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसको अधिकृत किया, यह बीजेपी सवाल पूछ रही है। झारखंड की इन स्थितियों पर बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि बीजेपी वहां पर बहुमत से सिर्फ 9 सीट दूर है। अब आपको जरा आंकड़ा बताता हूं, ये तो आपने इंडी गठबंधन का देखा, लेकिन यहां बीजेपी का क्या हाल है? बीजेपी यहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि उसके पास 26 विधायक है। सिंगल लार्जेस्ट जेएमएम, उसके पास 29 विधायक। सेकंड नंबर पर बीजेपी है। आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इनके पास 3 विधायक हैं, और अन्य जो हैं अदर्स, उनके पास 3 विधायक हैं। यानी अगर इन सबको मिला दीजिए तो यह बैठता है आंकड़ा 32, यानी बीजेपी के पास 9 विधायक कम है बहुमत के 41 से। बीजेपी भी कुछ दावे कर रही है, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने हवा में चीजें छोड़ दी। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन 29 में से 18 विधायक मैडम सीएम यानी कल्पना सोरेन के खिलाफ, 18 विधायक बसंत सोरेन को सीएम बनाने के पक्ष में थे। हालांकि जेएमएम का कहना है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई, बीजेपी सिर्फ माहौल बना रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जेएमएम की विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन क्यों मौजूद रहती? बीजेपी भी झारखंड में अपने लिए विकल्प तलाश रही कि अगर उसे सरकार बनाने का कोई चांस मिले तो वो कैसे सरकार बना सकती। इसके लिए बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष कल झारखंड जा रहे हैं।
वहां विधानमंडल की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा हो। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले से ही रांची में मौजूद हैं। उधर जेएमएम और इंडी गठबंधन की सांसें अटकी हुई हैं। कहीं झारखंड में बिहार की तरह कोई खेला ना हो जाए, इसलिए वहां पर जेएमएम के विधायकों के लिए बसेस तैयार कर दी गई है। ये देखिए, ये प्लेन की तस्वीर है और ये बसेस की तस्वीर है। बस से इंडी गठबंधन के 39 विधायकों को एयरपोर्ट भेज दिया गया है और दावा है कि यहां से उन्हें चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा जा रहा है। हैदराबाद में भी एयरपोर्ट के बाहर खाली बसेस खड़ी हैं। विधायकों को शिफ्ट कराने का मतलब यही है कि कहीं से कोई अप्रोच ना करने पाए। इंडी गठबंधन को अपने विधायकों के टूटने का डर होगा, तभी वो हैदराबाद जैसी जगह जहां पर कांग्रेस की सरकार है उसे सेफ जगह मानकर विधायकों को वहां भेज रही है। भाई पहले राजस्थान भेजते थे, वहां तो अब सरकार है नहीं। छत्तीसगढ़ भेजते थे, वहां सरकार है नहीं। अब है कहां? तेलंगाना में। तो वहां हैदराबाद भेज रहे हैं कि जाओ वहीं रहो, वहीं सेफ रहो। यह भी कहा जा रहा है कि ये विधायक हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में ठहरेंगे। हालांकि रांची एयरपोर्ट पहुंचे विधायक ये बताने को तैयार नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि बॉस कहां जा रहे हैं आप लोग, तो कह रहे हैं कि जहां का मौसम अच्छा होगा प्लेन वहीं लैंड करवा देंगे। कोई कह रहा है कि घूमने नहीं जा सकते क्या? सुनिए एक बार विधायकों। अरे नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। अभी फुर्सत से बाइट देंगे, अभी तय करेंगे कहाँ का मौसम ठीक है, उस अनुसार फ्लाइट को उतारा जाएगा। राज्यपाल बाद होंगे हम लोगों को बुलाने के लिए। बहुमत हम लोगों के पास है, बहुमत हमारे पास है और हमें राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल राजभवन में हम लोग गए थे, कल राज्यपाल महोदय सार्थक रूप से हम लोगों को बुलाएंगे। कितने बजे? कोई समय अभी तक नहीं मिला, सुबह कम्युनिकेट। तो कल क्या ये लोग वापस आएंगे जितने विधायक गए हैं? क्यों नहीं आएंगे, राजी ये है। नहीं सब तब फिर हैदराबाद से फिर कल वापस लाया जाएगा सभी को। अब आप लोग तो सब जगह डेस्टिनेशन कर लेते। लाइट बताना क्या जरूरी हो गया? विधायक लोगों को बाहर शिफ्ट क्या घूमना नहीं चाहिए क्या? लोगों को घूमना नहीं चाहिए क्या? घूमना चाहिए। कह रहे हैं कि घूमने नहीं जा सकते हैं। बॉस मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गया, हेमंत सोरेन जेल चले गए, कह रहे हैं हम घूमने नहीं जा सकते हैं। एक कह रहे हैं कि देखेंगे जहां का मौसम ठीक लगेगा वहीं प्लेन उतार लें। मतलब किसी को पता ना चल जाए कहीं जा रहे हैं तो कैसा कैसा जवाब देख रहे, जहां लगेगा ठीक, पायलट को कहेंगे देखते चलो जहां ठीक लग रहा वहीं उतार लें। पर उतारने की बात तो दूर है, अभी मौसम तो ये खराब चल रहा है कि इनका प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पाया। खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये सारे विधायक वापस सर्किट हाउस लाए जा रहे हैं क्योंकि जिस चार्टर्ड प्लेन में जा रहे थे वो प्लेन ही टेक ऑफ नहीं कर पा रहा मौसम की वजह से। तो मौसम देख के उतरना था, लेकिन मौसम देख के पहले सब प्लेन में भी तो चढ़ना था, प्लेन ही नहीं टेक ऑफ हुआ। झारखंड में तो ये खेल चल रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन का क्या हो रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। हेमंत सोरेन को आज ईडी कोर्ट लेकर आई, उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है कि ईडी को रिमांड देंगे या नहीं देंगे, ये अभी नहीं बताया। ईडी की रिमांड से पहले हेमंत सोरेन को फिलहाल आज की रात जेल में बिताना होगा। इंडी गठबंधन के लोग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बाद आज जब ईडी की टीम ने कोर्ट में पेश किया तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे मानो वो कोई जंग जीत कर आए। किसी स्टार नेता की तरह हेमंत सोरेन हाथ हिलाते हुए कोर्ट के अंदर गए। उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि सीएम रहते हुए उन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें इसकी कोई परवाह। ऐसा लग रहा है कि खुद हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामलों को बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगे हैं वो कोई मामूली आरोप नहीं है। सेना की जमीन तक पर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप लग रहा है। आप सोचिए, झारखंड जैसा एक पिछड़ा राज्य जहां गरीब आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है, वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने आदिवासी जनता के लिए कल्याणकारी योजना बनाएगा। और यहां उसी आदिवासी मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो तो सरकारी जमीन की लूट की योजना बना रहे थे और इसका जवाब देने की बजाय पहले वो ईडी के सवालों से दूर जाते रहे। और अब जब गिरफ्तारी हो गई तो हेमंत सोरेन जो पहली बार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने, वो अब यहां पर इस तरह से माहौल बना रहे हैं जैसे कितना बहुत देश के लिए कुछ सेवा करके आए। अच्छा, 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने तो बहुत लोगों को राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद थी कि भाई कुछ बदलाव लाएंगे, लेकिन जैसी उम्मीद थी वो तो वहां उसका सब उल्टा होता हुआ दिख रहा है। हेमंत सोरेन भले ही खुद को जननायक की तरह पेश करना चाह रहे हैं, ईडी का दावा है कि उनके पास हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत है। हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी और अरेस्ट मेमो के मुताबिक हेरा फेरी से हड़पी गई कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का कब्जा है।
ईडी को हेमंत सोरेन की अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप के मोबाइल से मिली। भानु प्रताप ही सोरेन की जगह पर इन संपत्तियों का हिसाब किताब रख रहा है। ईडी को 12 जमीन के टुकड़ों की लिस्ट मिली जिसका एरिया 8.5 एकड़ है। ईडी के मुताबिक ये 8.5 एकड़ जमीन अपराध से कमाई गई आय का हिस्सा है। ईडी कह रही है कि जांच में कई लोगों ने अपने बयान में बताया कि ये जमीन के टुकड़े हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से कब्जाए। ईडी ने खुद भी इन जमीनों का सर्वे किया। ये पता चला कि इन जमीनों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। ईडी को हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर में छानबीन के दौरान 36 लाख रुपए से ज्यादा का कैश और जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं, ये ईडी दावा कर रही है। ईडी की जांच में पता चला कि हेमंत सोरेन सब कुछ जानते हुए इन जमीनों के अधिग्रहण और कब्जा करने में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ईडी के आरोप गंभीर हैं। हेमंत सोरेन जेल में हैं और माहौल देखिए जरा। गिरफ्तारी से पहले भी हेमंत सोरेन ने इमोशनल आदिवासी कार्ड खेला और एक वीडियो जारी कर खुद को पीड़ित बताने लगे और कहा कि अब ऐसे तंत्र के खिलाफ लड़ना होगा जो निर्दोष आदिवासी के साथ अत्याचार करते हैं। एक बार सुनिए गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने क्या कहा। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर इंडी गठबंधन जो आदिवासी कार्ड खेल रहा है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का बड़ा समर्थन नरेंद्र मोदी ने अपने काम से हासिल किया। अगर आप आदिवासी वोट का गणित देखेंगे तो जो आदिवासी वोट है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर कैसे बीजेपी को मिलता है आप ये देख लीजिए, क्योंकि इस वक्त देश की राष्ट्रपति भी इसी समाज से आती है। 2009 में ये बीजेपी को बता रहा हूं, बीजेपी को आदिवासी वोट 2009 में 24% मिला था, 24%, और 2019 आते आते नरेंद्र मोदी के नाम पर ये 44% हो गया, 44%, यानी प्लस 20% वोट। यानी भर भर के आदिवासी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है। और कांग्रेस के लिए क्या स्थिति है आपको पता है? कांग्रेस को 2009 में 38% आदिवासियों का वोट मिला, जो 2019 में घटकर 31% रह गया। झारखंड में आदिवासी वोट 2019 का चुनाव जो हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे कि झारखंड में क्या हुआ था, झारखंड में आदिवासी वोट, इसका हिसाब भी देख लीजिए, क्यों आदिवासी कार्ड यहां नहीं चलेगा। एनडीए को नरेंद्र मोदी के नाम पर 65% आदिवासियों का वोट मिला था, ये 2019 का बता रहा हूं, 65%। और जो आज का इंडी गठबंधन है उसको अगर आप देखिएगा तो उसको मात्र 29% वोट मिला। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आप आदिवासियों को चाहिएगा कि हम जो है भड़का दें और बांट दें, ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन झारखंड में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और वहां क्या होगा वो हम आपको लगातार पाठशाला में बताता रहेंगे। पाठशाला में अब किस्सा सुना, जब भी आम बजट पेश होता है तो देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स की नजर टैक्स स्लैब पे रहती है। आज आपको आम बजट का वो किस्सा बताऊंगा जिसमें सरकार ने ऐसा टैक्स स्लैब पेश किया था जिससे कुंवारे यानी अविवाहित लोग टेंशन में आ गए थे। ये किस्सा साल 1955-56 के बजट से जुड़ा है। तब देश के तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख, उन्होंने बजट में शादीशुदा और अविवाहित टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब पेश कर दिया। सरकार ने ऐसा प्रावधान किया जिसके तहत शादीशुदा लोगों के लिए टैक्स की छूट 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी, और जो कुंवारे थे, अविवाहित थे, उन लोगों के लिए टैक्स एग्जम्पशन का स्लैब जो है वो 1500 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर दिया। मतलब कुंवारे हो तो ज्यादा टैक्स दो। तब के टैक्स स्लैब के मुताबिक 2000 रुपए तक सालाना कमाने वाले विवाहित व्यक्ति की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था, जबकि अविवाहित व्यक्ति के लिए 1000 सालाना की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था। 1000 से ज्यादा की कमाई पर अविवाहित व्यक्ति के लिए टैक्स का प्रावधान लगा दिया गया। यह अलग अलग टैक्स स्लैब योजना आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। फैमिली अलाउंस की स्कीम शुरू करने के लिए ऐसा किया गया था।
अब बताइए, आदमी टैक्स कम बचाने के लिए शादी कर ले, लेकिन हुआ था। तो कमाल का किस्सा है। अब आपको इस वक्त की हेडलाइंस बता देता हूं।